Record. Okay, let's start today's session that is of audit of accounts of certain persons carrying on business or profession. Section 44 AB. अब देखो टैक्स ऑडिट है, अब देखो सीधी सी बात है, सेक्शन 44 AB किसका है? देखो टैक्स ऑडिट का, मतलब किनको टैक्स ऑडिट करवाना मतलब कंपलसरी है। अब वो कौन करता है? देखो एक तो स्पेसिफाइड डेट से पहले होनी चाहिए वो चीज, एक ही आ गई। और वो भी कौन करेगा ये ध्यान रखना, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है खाली टैक्स ऑडिट, और कोई नहीं कर सकता। यहाँ पे CMA CS किसी को अलाउ नहीं है, ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट को। तो तुम्हारी वैल्यू कितनी है टैक्स ऑडिट करोगे तो? चलो आगे। अब पर्सन कौन कौन है? सबसे पहला इन केस ऑफ अ पर्सन कैरिंग ऑन अ बिजनेस। अब यह है कि वो बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है, ना कि प्रोफेशन। प्रोफेशन का आगे आएगा पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस। अब देखो नॉर्मल प्रोविजन तो यही है क्या, इफ इज टोटल सेल्स और ग्रॉस टर्नओवर इज मोर देन 1 करोड़ इन अ प्रीवियस ईयर। अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो वो उसको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ती है। और क्या कह रहा है? द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट अंडर सेक्शन 44 AB डज नॉट अप्लाई if he declares a presumptive scheme under section 44 AD and total sales is does not exceed 2 करोड़। जैसे हम आगे पढ़ेंगे 44 AD की जैसे लिमिट होती है अप टू 2 करोड़, मतलब हम उसमें रह सकते हैं 44 AD के अंदर। वहाँ पे हम 6% या 8% ऑफ रिटर्न ओवर सेल्स हो गए, उसका पेमेंट करनी होती है उसकी। तो अगर उस केस में अगर अब कवर हो रहे हैं तो 2 करोड़ से हमारी प्रॉफिट से टर्नओवर कम है, तो उस केस में हमें ऑडिट नहीं करवानी होती, जो कि 44 AD में नहीं होती। लेकिन हम इसमें भी आगे पढ़ेंगे, अगर वो मान लो 40 प्रिजम्पटिव से भी अपना प्रॉफिट कम दिखाना चाह रहा है तो उस केस में उसको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ जाएगी। देखो वैसे जनरल प्रोविजन 44 AB का 1 करोड़ की लिमिट का है, लेकिन जैसे अब अमेंडमेंट आने की वजह से अब ये इंक्रीज हो चुकी है लिमिट सारी। जैसे अब यहाँ पे ये रहा, इन केस ऑफ अ पर्सन कैरिंग ऑन अ बिजनेस। अब जो कर रहा है उसके लिए क्या है? रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 5% ऑफ टोटल रिसीट्स लेंगे हम। अब 5%, अब ये मतलब चेक करेंगे 5% ऑफ टोटल रिसीट्स, या फिर जो है ये क्या होने चाहिए? एग्रीगेट मतलब कैश रिसीट्स मतलब लेस होने चाहिए। एग्रीगेट क्या लिख रखा है? देखो ध्यान ध्यान से चलना, क्या है एग्रीगेट वर्ड यूज किया गया है, सिंगल नहीं एग्रीगेट लेंगे हम। इसका कैश रिसीट्स या पेमेंट मतलब जो भी होगा, नीचे जैसे पेमेंट पेमेंट का नीचे बता दिया, ऊपर रिसीट्स का आ गया, मतलब कैश रिसीट्स या पेमेंट दोनों का। मैंने यहीं पे कवर अप कर दूंगा इस को। कैश रिसीट्स या पेमेंट का इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर इज लेस देन और इक्वल टू 5%। अगर लेस देन और इक्वल टू 5% है कैश में, मतलब बैंक की जो तुम्हारी बैंक या जो भी अदर मोड है अदर देन कैश को, अगर वो तुम्हारा टर्नओवर जैसे ये रिलेशन है, मतलब ट्रांजैक्शन है पेमेंट या रिसीट की, तो यहाँ पे देखो दोनों दोनों एंड वर्ड यूज किया गया है। वैसे भी एंड को भी देखो क्या वर्ड यूज करना चाह रहे हैं, एंड को भी मतलब वो नहीं होता कि एक स्ट्रिक्ट मीनिंग है या लिटरल मीनिंग, हम जैसे हम क्या मीनिंग लेंगे तो वो क्या वो कोर्ट ऑफ कर सकते हैं। जब जनरल तो यही है कि दोनों चीजें होनी चाहिए, क्या रिसीट्स और पेमेंट्स वगैरह। तो वो क्या होनी चाहिए? अगर 5% ऑफ पेमेंट या रिसीट से मतलब कैश में अगर 5% से कम है, 5 या 5 से कम है 5% से, तो उस केस में हम क्या लेंगे? 5 करोड़ की लिमिट ले लेंगे। 5 करोड़ से मतलब ज्यादा होगी तब टैक्स ऑडिट कंपलसरी होगी। अगर 5 करोड़ है तो भी अप्लाई नहीं होगी। मान लो जैसे हम केस लेते हैं कि जैसे टोटल टर्नओवर जैसे उसकी थी, रिसीट थी उसकी 100 लाख और पेमेंट भी थी मान लो 100 लाख की, मतलब दोनों सेम थी रिसीट्स और पेमेंट। तो उसका हम 5% लेंगे, कैश तक ले सकते हैं, मतलब हम 5 करोड़ तक हम ले सकते हैं। मतलब मैंने 100 करोड़ लिया था ना, चलो 100 करोड़ है तो उसका हम 5 करोड़ आ जाएगा, कैश तक हो सकता है 5 करोड़ तक मैक्सिमम, एग्रीगेट मिला के पूरे साल में फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर में मिला के। तो मैक्सिमम 5 करोड़ तक वो कर सकता है कैश के अंदर ट्रांजेक्शन अपनी। अगर 5 करोड़ से ऊपर गई तो उनके ऊपर लिमिट लग जाएगी ऊपर वाली 1 करोड़ की। अगर 5% से कम, मतलब अगर 5% से कम है या 5% तक है तो फिर लिमिट लगेगी 5 करोड़ की। फिर मतलब 5 करोड़ से फिर ज्यादा होनी चाहिए। 5 करोड़ भी है एग्जैक्ट 5 करोड़, जैसे अगर मैं मान लो यहाँ पे भी 5 करोड़ है, मतलब जैसे वो 100 करोड़ का हमने 5% लिया तो 5 करोड़ आ गया, मैक्सिमम वहां तक है मान लो। क्योंकि कम होगी तो भी वही आएगी, ज्यादा होगी तो भी वही आएगी। और अगर ये टर्नओवर की फिर लिमिट कितनी होनी? टर्नओवर मैक्सिमम 5 करोड़ तक जा सकती है। 5 करोड़ से जैसे ऊपर गई 1 रुपए भी या जितनी भी गई तो फिर ये टैक्स ऑडिट करवानी कंपलसरी हो जाएगी उन्हें। समझ आ गया वाला? भैया मतलब जहाँ पे हाँ कैश रिसीव 5% से कम है वहां पे 5 करोड़ की लिमिट, और जहाँ 5% से मतलब ज्यादा हो गया वहां पे वो सेकंड वाला ऊपर वाला पॉइंट आ जाएगा। 1 करोड़ का आ जाएगा। ठीक। हाँ भैया बोलो। ये जो 5% है हाँ हमारी मतलब मेरी बुक में लेस देन दिया, इक्वल टू का साइन नहीं है। इक्वल टू का है लगा हुआ है, लगा लो।
मेरी में ही नहीं कि बाकियों में भी नहीं है। ये कहाँ पहुंच गए? ओके। आगे चलते हैं पास बी पॉइंट पे। इन केस ऑफ एसएससी कवर्ड अंडर सेक्शन 44 एई। एई वाले होते हैं जो व्हीकल्स वगैरह जैसे होते हैं ना, कि जैसे साइड में बता रखे हैं 1000, हम आगे पढ़ेंगे इसका 1000 या हैवी गुड्स का, लाइट व्हीकल्स का होता है वो केस होता है। तो उस केस की बात कर रहा है। क्या दिखाना चाहता है? ओइंग नॉट मोर देन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इफ सच पर्सन claim the profit or gains income from is lower than the presumptive basis। जैसे मैंने बताया था ना 44 एडी से अगर वो कम प्रॉफिट दिखाना चाह रहा है अपना, तो उसे फिर ऑडिट करवानी कंपलसरी हो जाती है। क्योंकि एक पहली बात तो वो प्रिजम्पटिव फॉलो कर रहा है, मतलब अपनी मतलब वो ये एक तरीके से ये होता है कि इसमें मतलब एक्यूरेट अमाउंट नहीं आती, मतलब वो आसपास की अमाउंट आती है। अब वो एग्जैक्ट अमाउंट दिखाना चाह रहा है, फिर टैक्स ऑडिट करवा भाई। देखो अगर इतना अपने उस पे बुक पे मतलब दिख रहा है कि मैं कम प्रूफ कर सकता हूँ, दिखा दे भाई। फिर आगे ये भी होता है कि शायद अगर फिर एक बार वो स्विच करता है तो फिर बारी बारी वो चेंज ऑफ नहीं कर सकता। वो हम आगे पढ़ लेंगे उसको आगे। if an eligible assessee carrying on business whose total sales turnover is 200 less than or equal to 200 who has opted for 44 AD, जो हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था 44 AD के अंदर उसने वो कर रखा है। if he declares profit any of the 5 successive previous year not in the accordance with section 44 AD, अगर वो 44 AD के अंदर नहीं दिखाना चाहता, then he cannot opt for section 44 AD for 5 successive year after the previous year of such default। माना जिस ईयर में जैसे वो उसने कम दिखा रहा है, वो प्रॉफिट कम दिखाना चाह रहा है, पहले तो टैक्स ऑडिट होगी उसकी, मतलब जैसे वो कम दिखाना चाह रहा है, अब टैक्स ऑडिट होगी। और नीचे जैसे एक बता रहे हैं and get them if his income exceed। एक तो ये भी देख लेना उसकी इनकम है, अगर जैसे वो खाली बिजनेस कर रहा है, अगर उसकी इनकम है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्रॉस भी करनी चाहिए। मान लो वो टैक्सेबल ही नहीं हो रहा, तुम उसकी टैक्स ऑडिट जैसे करवाए जा रहे हो, क्योंकि लिमिट्स तो लगेंगी ना। इनकम आ गई तो उसकी वो जैसे हम 5% जैसे हम आगे पढ़ेंगे, वो 5% भी इनकम होती है, फिर उस पर टैक्स लगता है आगे। तो वो ध्यान रखना, अगर वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से क्रॉस करेगी तभी टैक्सेबल में आ जाएगी, मतलब क्योंकि वरना फिर जीरो ही आ जाएगी, वो तो कुछ होएगा ही नहीं। he has to maintain 44 ए के अंदर है get them account audited, ठीक है। मतलब जैसे अगर ये बात करें कि जैसे अगर तुमने एक ईयर में मान लो कोई चेंज कर लिया, सेक्शन कम दिखा रहे हो प्रॉफिट, तो नेक्स्ट 5 ईयर्स में तुम उसको वापस क्लेम ही कर पाओगे। यानी मतलब 5 सक्सेसिव, मतलब अगर तुमने नेक्स्ट ईयर्स में कर लिया तो ये बात कर रहा है। ये वाला समझ आया है? भैया रिपीट कर दो एक बार ये वाला। ठीक है। अब देखो क्या लिख रहा है, इफ ही डिक्लेयर्स प्रॉफिट फॉर एनी ऑफ द 5 सक्सेसिव ईयर्स, नेक्स्ट 5 ईयर्स की बात करें जिस ईयर में तुम से प्रीवियस ईयर 2021 नोट इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 44 एडी। अब जैसे मानो तुम प्रीवियस ईयर 2021 में खड़े हैं और वो 44 एडी हम आगे पढ़ेंगे कि जैसे 6% या 8% उसे जैसे बता रखा है कि उसे वो पे करना चाहता है, लेकिन जो सैसी है ना वो ये कर रहा है कि वो लोअर पे करना चाह रहा है, अपना इनकम दिखाना चाह रहा है 6 या 8% से भी। तो उसे क्या दिखा रखा है, एंड देन ही कैन नॉट ऑप्ट फॉर सेक्शन 44 एडी फॉर 5 सक्सेसिव प्रीवियस ईयर आफ्टर द प्रीवियस ईयर ऑफ डिफॉल्ट। जैसे अब मैं केस बात करूं, जैसे ये वाला प्रीवियस ईयर है 2021, ठीक है, ये वाला। जैसे हम जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन होता है उसमें हम 6% या 8% अपनी ग्रोस जैसे टोटल टर्नओवर वगैरह उनका निकालते हैं, ग्रोस रिसीट्स वगैरह टर्नओवर का, ठीक है। तो मान लो अगर जैसे वो जो 6% आ गया, मैं एग्जाम्पल इनको अमाउंट के साथ बताता हूँ। जैसे मान लो कि जो ग्रोस रिसीट्स थी वो 100 थी, और उस पर मान लो एक बार 6% एप्लीकेबल होगा, तो कितना आ जाएगा बताओ, इसका इनकम कितनी आएगी? 6। ठीक है, 6 आ जाएगी। अब वो अपने प्रॉफिट्स दिखाना चाह रहा है, अपने इनकम दिखाना चाह रहा है 4 की। अब ये बात कर रहा है, अब प्रीवियस ईयर 2021 में खड़े हैं, सारा चीज 2021 में हो रहा है। अच्छा, वो अब वो मतलब ये कम देखो बता रहा है अपना। कम दिखाना चाह रहा है। अब वो कम दिखाना चाह रहा है तो उसकी सबसे पहले टैक्स ऑडिट होगी, टैक्स ऑडिट कराना। अगर वो कम दिखाना चाहेगा, वरना 6 ही रहेगी अगर वो टैक्स ऑडिट नहीं करवा रहा। टैक्स ऑडिट करवा के वो 4 पे जा सकता है। और अगर मान लो जैसे उसने 6 था, अब वो 4 पे जा रहा है, अब वो मतलब डिफॉल्ट कर रहा है एक तरीके से, कम प्रॉफिट दिखा रहा है, अपना डिफॉल्ट कर रहा है एक तरीके से कि वो फॉलो ना करके अब सेक्शन 44 एडी को। तो जैसे प्रीवियसली 21 अब इससे लेके वो नेक्स्ट 25 26 तक अब ये फॉलो नहीं कर पाएगा, 21 नेक्स्ट 5 ईयर्स तक 44 एडी को प्रिजम्पटिव फॉलो नहीं कर पाएगा। वो अब एक्चुअली दिखाए अपनी करवा टैक्स ऑडिट जैसे अब तेरे को करना है, हम प्रिजम्पटिव से तेरे को बाहर निकालते हैं 5 साल तक, वो समझ गई। कहेगा। आगे समझ अब ये। हम्म। और अब देखो इसमें आगे क्या लिख रखा है,
ही हैज टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर सेक्शन 44AA। अब जैसे वो 5 ईयर में उसको छोड़ेगा ना, अब उसको अपने यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट मैनेज करके चलने होंगे, और वो अब फिर उसको ऑडिट भी करवानी पड़ेगी अब 5 साल की। अब ये भी आ जाएगा पंगा, भाई 1 साल तो तूने चलो कर लिया, नेक्स्ट लेस कर दिया, आजा तेरे को नेक्स्ट और लेते हैं, टैक्स ऑडिट करवाइए, अब चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवा के दिखाइए, हमें लेके आइए रिपोर्ट, अब CCA CB और CD में लेके आइए उनको। और ये भी ध्यान रखना कि उसकी इनकम क्या एक्सीड करनी चाहिए बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से। ये वाला पॉइंट आ सकता है एग्जाम्पल के उसमें MCQs में, ये ध्यान रखना अपना। ये तो आई जाएगा, देखना एक ना किसी कहीं ना कहीं ये जरूर मिलेगा तुम्हें 6 या 8% वाला, इसको तो जरूर करके चलना अपना। ये वाला भी क्या पता पूछ सकता है कि इनकम एक्सीड करी है कि नहीं, वो ऐसे बताएंगे नहीं इनकम एक्सीड करी है, वो मेंटेन करके वो अपना बीच में ध्यान रखना, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्रॉस करनी चाहिए। हाँ भाई। अब हम नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट चलते हैं। इन केस ऑफ अ पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन, ऊपर तो बिजनेस का था, अब प्रोफेशंस का है जो मतलब प्रोफेशनल करते हैं, क्या आ गया, इन केस ऑफ अ पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन, तो उस केस में क्या ग्रोस रिसीट्स हमने चेक करनी है, ग्रोस रिसीट्स 50 लाख से ज्यादा होंगी तो वो उसको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ जाएगी। अब ये बताना वो टैक्स ऑडिट किससे करवाएगा, खुद ही कर देगा, मान लो जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं भी प्रोफेशन में कवर चार्टेड होऊंगा। अकाउंटेंट से ही करवाएगा, नहीं दूसरे से Chartered- करवाएगा, खुद क्यों करेगा? क्यों? मैं चार्टर्ड ऑडिट है ना, अकाउंटेंट हूँ, मैं कर दूंगा। ऑडिट अपने आप का थोड़ी ना कर सकते हैं, ऑडिट अलग होना चाहिए ना, ऑडिटर। करेक्ट, करेक्ट, बस ये मैं बस सुनना चाह रहा था कि टैक्स ऑडिट सामने वाला कोई और पर्सन करेगा, मैं खुद नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। इन केस ऑफ असेसी कैरिड ऑन नोटिफाइड प्रोफेशन, जो ऊपर हमने जैसे कल ही पढ़ा था, कल वाले उसमें, कि अगर वो नोटिफाइड प्रोफेशन उनमें कवर हो रहा है। अब क्या दिखा रहा है, इफ रेजिडेंट असेसी क्लेम दैट ही प्रॉफिट एंड गेन्स रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। अच्छा अभी जैसे बात करा कि जैसे अगर वो भी ना प्रोफेशंस के लिए भी ना एक वो होता है कि जैसे ये जैसे 44AD है ना, तो 44AD सेशन होता है ये वाला, उसमें क्या होता है 50% ऑफ सीधा ग्रोस रिसीट्स वो इनकम बन जाती है हमारी। अगर तुम ये वाला सेक्शन करे, जैसे हमने ऊपर 44AD में था ना, अगर वो कम प्रॉफिट दिखाना चाह रहे हैं, इसमें भी वही आ जाता है। अगर वो कम प्रॉफिट दिखाना चाह रहा है, टैक्स ऑडिट करवा ले, लेकिन अब उसमें अब यहाँ पे ये नहीं लिख रखा कि नेक्स्ट 5 ईयर में चेंज हो जाएगा, वो होगा, वो 44AD का केस होगा। इसमें अगर वो कम दिखाना चाह रहे हैं तो टैक्स ऑडिट होगी। मतलब ये है कि अगर वो प्रिजम्पटिव सेक्शंस के अंदर अगर अपनी इनकम दिखा रहा है, अगर वो उसे अपनी कम इनकम दिखाना चाह रहा है करंट ईयर के अंदर, तो उसे टैक्स ऑडिट करवानी पड़ जाएगी कि हमें चेक करवा तेरी इनकम एक्चुअल में इतनी आ रही है। मतलब ये अगले साल भी ले पाएगा अगर मतलब आज हाँ, साल इसने डिफॉल्ट किया तो? हाँ। भाई अब करते नेक्स्ट आ रहना गया, वीडियो रिकॉर्ड, ठीक है, मेरा कभी भी बंद हो सकता है। कोई नहीं, हाँ चल रहा है। ऑडिट रिपोर्ट का इसमें बता रखा है कौन से फॉर्म्स के अंदर इशू करनी होती है रिपोर्ट, 3CA CB और 3D। इसको तुम जैसे अपने CA फाइनल आर्टिकलशिप लेवल में भी देख लोगे इन फॉर्म्स को। अब आगे, ऑडिटेड अंडर स्टेटस आर कंसीडर्ड इन केसेस वेयर अकाउंट्स ऑफ अ पर्सन रिक्वायर्ड टू बी ऑडिट अंडर एनी अदर लॉ। मतलब किसी और लॉ के अंदर तुम्हारी टैक्स ऑडिट हो रही है, मतलब रिक्वायर्ड है, मतलब वहाँ पे अगर तुमने अपनी वहाँ पे, मतलब अब मैं सीधा इसका क्रक्स बता देता हूँ सेक्शन का, जैसे कि मानो जैसे कंपनीज एक्ट रिक्वायर करा है कि तुम्हें टैक्स ऑडिट करवानी है, उसकी रिपोर्ट देनी है, तो कंपनीज एक्ट के अंदर तुम्हारी टैक्स ऑडिट होगी। ठीक है, अब तुम्हें वापस टैक्स ऑडिट नहीं करवानी इनकम टैक्स के अंदर, कहीं सोच लो कि हमें वापस करवानी पड़ जाएगी, वापस मत कराओ, लेकिन जो फॉर्म्स हमने ऊपर पढ़े ना 3CA 3B और CD वाले, ये फाइल करने पड़ेंगे लेकिन इनकम टैक्स पोर्टल पे। बस ये बात कर रहे हैं वो, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट आगे, ये स्पेसिफाइड डेट, मतलब उसे कभी फाइल करने हैं फॉर्म्स वगैरह जो हमने ऊपर पढ़े थे, जो अकाउंट्स है, मतलब ये डेट 1 मंथ प्रायर टू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न। मान लो जो भी टैक्स ऑडिट करवा रहे हैं, टैक्स ऑडिट की जो भी उसकी डेट आएगी ना, जैसे कंपनी की क्या होती है बताओ, 139 के अंदर तुमने एक बार वैसे पढ़ लिया ना 31 जुलाई। कंपनीज की। कम, अरे 31 अक्टूबर। October, हाँ, 31st तो उसके October. 1 मंथ प्रायर लेना है तुमने। 1 मंथ प्रायर रहेगा 30 सितंबर, एक महीना पहले। ठीक है। एक महीना अब पहले मतलब एक महीना पहले टैक्स ऑडिट चाहिए? ये फॉर्म्स इशू, फॉर्म सबमिट करना है टैक्स ऑडिट करवा के अपने, ये है। 30th अच्छा, September. ITR के एक महीने पहले टैक्स ऑडिट के फॉर्म सबमिट हो जाने चाहिए। ठीक। ITR उसके टैक्स ऑडिट के, हाँ 3CA CB और 3CD ये हो जाने चाहिए। ठीक है, अब ये आ गया। और माना जैसे ये नीचे था 92E वाला था, उसके एक इंटरनेशनल प्रोसेस वाला, है। हाँ, इंटरनेशनल इंटरनेशनल वाला। वाला, उनके केस में 30 नवंबर होती है हाँ 139 30 के अंदर। तो जो भी उनकी रिस्पेक्टिव डेट होती है ना 139 वाली, उनसे एक महीना पहले तुम्हें लेनी है। सीधी सी बात अब ये है कि जैसे अब उसकी डेट बताओ, तुमने एक बार वैसे कर रखा है ना,
इंडिविजुअल है उसको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ रही है, तो उसकी डेट क्या होगी रिटर्न फाइलिंग की? 30 जून 31 जुलाई 31 जुलाई रिटर्न होगी, 30 जून तक उसको सबमिट करना पड़ेगा। मैंने क्या पूछा, तुमने सुना मेरा क्वेश्चन? वो एक बार रिपीट कर दो। फिर तुमने आंसर कैसे बेसिस पे दिया है? नहीं, आपने बोला ना इंडिविजुअल इंडिविजुअल। हाँ बोलो अंशिका, क्या कह रहे हो? मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है? की ITR कब फाइल करनी है? क्वेश्चन ही नहीं सुना तुमने ध्यान से। पता नहीं, फिर इंडिविजुअल सुन के मेरे को ज्यादा तो एक्साइटेड हो गई। मेरे को तो मैंने इंडिविजुअल पूछा सुन के था, लगा कि टैक्स ऑडिट का टाइम बता दो। हाँ नहीं सेम है। हाँ चलो, तुमने इंडिविजुअल की टैक्स ऑडिट सुनी। इंडिविजुअल अगर मान लो कोई ऐसा पर्सन है जिसकी टैक्स ऑडिट होगी अदर देन कंपनी, तो उसकी डेट क्या होती है रिटर्न फाइलिंग की? रिटर्न फाइल 31 जुलाई होगी। पर अगर कंपनी का वो होगा कुछ मतलब एम्प्लॉय प्रमोटर वोटर, तो उसका भी सेम लग जाएगा कंपनी जैसा। एक सेकंड रखो, तुम्हें रिटर्न उस चैप्टर के दिखाता हूँ तुम्हें। अब पैनल प्रोविजन नोट फाइलिंग, ये थोड़ा तुम्हारे उसमें नहीं है, 271 बी के अंदर पेनल्टी लग जाएगी। अब एक सेकंड रुको, अब ये इसको रीड करो रिटर्न फाइलिंग में सेकंड पॉइंट को। पढ़ा क्या लिख रखा है? हेलो मुदित, हाँ भाई, पढ़ लिया। क्या लिख रखा है बताओ? मतलब अगर किसी कंपनी को मतलब कोई भी पर्सन अदर देन कंपनी जिसका ऑडिट करने का जरूरत पड़ रहा है अकाउंट्स को अंडर इनकम टैक्स एक्ट या किसी और लॉ में, उसके लिए 31 अक्टूबर। हाँ तुम क्या कह रहे थे? हम लोग 31 जुलाई। कर दिया ना तुमने, ऊपर नीचे डेट ही पूरी घुमा दी ऊपर। ठीक है, अब देखो यही मैं कह रहा था कि इंडिविजुअल है अगर वो अदर देन कंपनी, कोई भी पर्सन है अदर देन कंपनी का। मैंने इंडिविजुअल का केस लिया था, अगर उसे टैक्स ऑडिट करवानी पड़ रही है किसी भी, चाहे इस लॉ में इनकम टैक्स के हो लेकिन अदर लॉ में हो जाए, वो टाइमिंग मतलब होनी इनकम टैक्स में चाहिए, मतलब इनकम टैक्स ऑडिट चाहे वो अदर लॉज के अंडर हो रही हो, वो हमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे टैक्स ऑडिट होनी चाहिए उसकी, तो उसकी फाइलिंग डेट होती है 31 अक्टूबर, मतलब उसकी अकाउंट्स ऑडिट होने चाहिए। अकाउंट्स ऑडिट होंगे ऑडिटेड होने चाहिए, नहीं तो हाँ, नीचे वाले में आ जाएगा। वरना वो 35 तब वो नीचे आ जाएगा वो, तो इसकी 31 डेट क्या हो जुलाई जाएगी 30। हाँ अगर फिर इसकी टैक्स ऑडिट वो फॉर्म की क्या हो जाएगी 30 सितंबर ऊपर वाले की। ठीक है चलो, हो गया सबका क्लियर, हो गया सबका क्लियर है इसमें। अब ये बस ये लास्ट सेक्शन बचे हैं प्रिजम्पटिव के, ये इसको कल करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में बस। 44 एडी ओके, 80 एएई गुड नाइट। भैया। ईडी, और एक तरीके से अपन ने ये वैसे ये दो सेक्शन तो कर ही लिए साथ बैठे बैठे, बस इसको करना है ये अपन ने। पूछ रही है कुछ, ये पूछ रही है। हाँ बोलो बोलो नहीं कुछ ऐसा नहीं पूछना, भैया को पहले कवर कर लेने दो। बोलो, रुको बस एक सेकंड रुको बस।